दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज अपर सर्किट लगा है और स्टॉक पिछले कुछ दिनों से दौड़ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि क्या ये स्टॉक यहाँ से एक ज़बरदस्त तेजी के लिए तैयार हुआ है या फिर एक तरह से ट्रैप चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और क्या आने वाले समय में एनसीएलटी की प्रक्रिया से कंपनी बाहर आ जाएगी, इन सारी बातों को समझेंगे। यानी रतन इंडिया को टोटल किस तरह से आगे की संभावना बन रही है उसको एनालिस करके समझने की कोशिश करेंगे। और एफआईडीआई का और म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर। और सबसे जो बड़ी बात है कि गिरते बाजार में जो ये तेज़ी बन रही है, क्या इसमें दांव लगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई है और आप समझ सकते हो कि स्टॉक 2023 में जो 3 रुपये के आसपास था वो 10 तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या इससे भी शानदार रिटर्न देगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 73,387 के स्तर पर है और आप देख सकते हो कि 508 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 0.69% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। और ओवरऑल पूरे बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप ये समझ ही सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सिग्नल है उसका भी असर बाजार में देखने को मिला है। इंडिया के बाजार में दबाव का बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। अब रतन इंडिया पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगा है और आप देख लो कि 10.40 पे स्टॉक है, 4.52% की तेजी, यानी अपर सर्किट है 5% का। सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें ट्रेडिंग भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, 10.25 इंट्राडे का लो है और शुरुआत हुई थी 10.30 के आसपास। अब आप देख सकते हो सुबह सुबह ही 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है। जबकि आप देख रहे स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, आपको इसमें डिलीवरी बेस ही काम करना होता है। उसके बावजूद भी देखें तो आज वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, टॉप 5 में शामिल है, वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है। अब फिलहाल आप देखें तो यह एएसएम और जीएसएम लिस्ट दोनों में ही शामिल है और इस वजह से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव का संभावना तो बनी हुई है और इसके ऊपर खास ध्यान रखा जा रहा है सेबी की तरफ से। और इसीलिए देखें तो आगे की संभावना थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम वाली तो दिखाई दे ही रही है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक 40 रुपये के आसपास था 2009 में और ये स्टॉक उस हिसाब से देखते तो अभी भी अंडर वैल्यू है। कोविड काल में स्टॉक 1 रुपये के आसपास आ गया था और बहुत सारे स्टॉक जो 1 रुपये के आसपास आए थे वो लगातार दौड़े, चाहे जेपी हो या रिलायंस पावर। जेपी पावर तो 50 पैसे के आसपास था जो 24 रुपये तक चला गया। रिलायंस पावर जिसकी प्राइस भी 1 रुपये के आसपास ही थी वो आप देख सकते हो कि 32 को क्रॉस किया। यह अकेला स्टॉक था जो रह गया था, ये दौड़ा नहीं। और आप देख सकते हो ये काफ़ी समय तक उसी प्राइस के आसपास 3 रुपये तक आपको ये 19 मई 2023 को दिखाई देगा। लेकिन अब आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में ये स्टॉक 3 रुपये से 10 रुपये हो चुका है और काफ़ी अच्छा दौड़ा है। क्या आगे से भी संभावना इसके और तेज़ी की बन रही है? तो मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ये देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन का कहना है कि पावर सेक्टर में आने वाली तेज़ी ऐसी होगी जो अब तक किसी ने नहीं देखी होगी। तो उनके हिसाब से अभी बहुत बड़ी तेज़ी आनी बाकी है। उनका कहना है कि मैंने जेपी पावर 7 रुपये के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी, जेपी पावर ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। रिलायंस पावर में खरीदारी की सलाह थी, वो अब तक 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। रतन इंडिया पावर भी 9 रुपये के आसपास सलाह दी है खरीदने की और रतन इंडिया पावर को लेकर उनका कहना है कि इनके पास 2700 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट है। रतन इंडिया के पास अमरावती और नासिक में 2 पावर प्लांट है और फिलहाल कंपनी एनसीएलटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ पे संजीव भसीन का कहना है कि यह एनसीएलटी से प्रक्रिया से बहुत जल्द बाहर आ जाएगी और इसके पीछे वजह कि गोल्डमैन सैक्स और वर्दे पार्टनर जैसे दिग्गज जो निवेशक है उन्होंने इस स्टॉक के अंदर निवेश किया हुआ है। तो जो ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट है वो निवेश कर रहे हैं स्टॉक के अंदर और इससे बहुत जल्द ये एनसीएलटी के बाहर आने का रास्ता दिखाई दे सकता है। और एक बार एनसीएलटी के प्रक्रिया से बाहर निकल गया है, यानी जो दिवालिया प्रक्रिया से बाहर आ गया, तो इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो फिलहाल सारा दारोमदार एनसीएलटी की प्रक्रिया खत्म होने तक हमें इसमें देखनी होगी, क्योंकि जब तक एनसीएलटी के साथ में ये बना हुआ है, इसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया की तलवार लटक रही है, तब तक रिस्क बना हुआ है। वैसे संजीव भसीन ने कहा है कि ये 9 रुपये का शेयर बहुत जल्द 20 रुपये को छू सकता है। तो ये एक तरह से देखें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मौका अच्छा है। अगर आप उसमें रिस्क लेना चाहता है तो अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर सकता है। 10 रुपये का शेयर 20 रुपये हो सकता है। लेकिन अभी लंबी रेस के लिए स्टॉक तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है। कंपनी लगातार भारी कर्ज में भी है और कंपनी के ऊपर दिवालिया प्रक्रिया चल रही है, यानी एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रिस्क लेने से बचे।
जो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाना सकते हैं, जिस तरह से एक बार एक बुलिश ट्रेंड में स्टॉक आया हो सकता है कि थोड़ा और बढ़े, तो यहाँ पे उसके लिए एक रास्ता खुला हुआ है कि वो निवेश कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आप सेफ और सिक्योर निवेश की तरफ देख रहे हो तो ये स्टॉक उस हिसाब से अभी ठीक नहीं लग रहा है। आप देखें तो इसका रिवेन्यू भी गिरा है। दिसंबर 2022 में 931 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में 888 करोड़ के आसपास है। वैसे सितंबर के मुकाबले कुछ बढ़ा है, सितंबर में 885 करोड़ का रिवेन्यू था। अब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है भारी भरकम लॉस। दिसंबर 2022 में 480 करोड़ का लॉस था, इस बार दिसंबर 2023 में 587 करोड़ का लॉस हुआ है। वैसे सितंबर में 633 करोड़ का लॉस था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस थोड़ा सा घटा जरूर है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी बड़ा लॉस है और कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो नेटवर्क है वो लगातार बड़ा निगेटिव हो रहा है। देख दो कि 2020 में जरूर कंपनी 426 करोड़ के पॉजिटिव नेटवर्थ के साथ थी, लेकिन अब इस समय 2023 में 4533 करोड़ निगेटिव नेटवर्थ है और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिस्क स्टॉक के साथ बहुत ज़्यादा है। अब इसके फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो है निगेटिव एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 2.99% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3559.36 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड पॉइंट भी निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 5.1% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 888.3 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन तीसरा पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 5.63% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1869.85 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 22.35% की गिरावट हुई है, जो देख दो कि ईयर ऑन बेसिस पे 586.97 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 220% की शानदार वृद्धि हुई है, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले दिनों इसने अपने सेक्टर के मुकाबले। अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो -2.48 है, तो ये निगेटिव पॉइंट है इसके लिए। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो -2.34 है, लेस देन 1 है, ये इसके लिए हेल्दी पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है 44.06% के आसपास। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.42 है, ये लेस देन 1 है और इसके लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक और निगेटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के 88.65% जो शेयर है वो गिरवी रखे हुए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो निगेटिव पॉइंट की बात कर ले तो टोटल 6 निगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और पॉजिटिव पॉइंट मात्र 4 है और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कि निगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये आप क्लियरली समझ सकते हो फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसमें जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है और शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे दाव लगा सकते हैं, पर ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो निवेश है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस में है, कंपनी के ऊपर NCLT की तलवार लटक रही है और इसीलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बन रहा है। कंपनी के आने वाले समय फ्यूचर प्लान कैसे आए होंगे वो भी देखना होगा, क्या कंपनी रणनीति अपना दी है वो सब कुछ देखना होगा। ऐसे में जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा ये भी फिलहाल अवॉइड करें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर आने वाले समय कुछ गिरावट फिर हो सकती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 44.06% के आसपास, 88.65% के शेयर गिरवी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक अच्छा आंकड़ा वो है एफआई का। एफआई ने यहाँ पे जम के खरीदारी किया पिछले 3 क्वार्टर में लगातार, 0.48% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये 0.76% हो चुकी है, मार्च आते 2.04% का ज़बरदस्त निवेश, यानी एफआई इस स्टॉक को तेज़ी से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसके लेवल के जो स्टॉक है दौड़ चुके, ये भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में 15 रुपये या 20 रुपये तक जा सकता है और रिस्क के साथ निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इसमें DI का निवेश भी बढ़ा है, 0.08% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.09% हुई, मार्च में 0.11% की होल्डिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.04% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.06% हुई, फिलहाल 0.08% की होल्डिंग है। तो FI, DI और म्यूचुअल फंड सब ने होल्डिंग बढ़ाई है मार्च में, सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 55.38% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 55.08% हुई, फिलहाल 53.79% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी अगर NCLT से ये बाहर आ सकता है, क्योंकि इसमें गोल्डमैन सैक्स और वर्दे पार्टनर जैसे बड़े निवेशकों ने निवेश किया, उन्होंने भरोसा जताया, तो यह निकट भविष्य में ये स्टॉक आने वाले 5 से 10 साल में 100 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर वो उस हिसाब से अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो रिस्क बहुत ज़्यादा और निवेश आपका डूब भी सकता है। यहाँ पे आने वाले उसमें शेयर की प्राइस फिर से हो सकता है कि
₹5 के आसपास आ जाए, उससे कम भी हो जाए, तो बिल्कुल रिस्क के साथ में ही इस बारे में, निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। पर मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।